अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 25 सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 25 सितंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थ्वाइट्स ग्लेशियर को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड। ये जो आपको ऑप्शन में अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जगह है जहां पर शोम्पन ट्राइब पाई जाती है। ऑप्शन A नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन B निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन C स्पीति वैली या फिर ऑप्शन D लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है ना, तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, वो है राजस्थान के जोधपुर का। वीडियो देखकर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। वीडियो के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, एक कुत्ते को कार से बांध रखा है और उस तरीके से यहाँ पर इसको घसीटा जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आर्टिकल्स आप देखोगे तो उसमें मेंशन किया गया है कुत्ते को कार से बांध कर लगभग 5 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब पता है हैरान करने वाली बात क्या है, बात यह है कि जो इंसान कार में बैठकर कुत्ते को घसीट रहा है वो बेसिकली पेशे से एक डॉक्टर है। उसके थ्रू यहाँ पर यह हरकत की गई है। बाद में जब किन्हीं लोगों ने देखा तो उन्होंने यहाँ पर उस डॉगी को छुड़वाया है। डॉगी के बॉडी पर काफ़ी सारे जख्म देखने को मिले हैं, हालांकि यहाँ पर अभी केयरिंग चल रही है डॉगी की। वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है आर्टिकल के अंदर में। एक तरफ तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे भारत भर में डॉग बाइट के केसेस के बारे में, कि कुत्ते के काटने के कितने सारे केसेस आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इंसान क्या कर रहा है एनिमल्स के साथ में। हालांकि यहाँ पर जैसे ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर तो आप देखोगे यहाँ पर कि इस डॉक्टर के खिलाफ में काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज करवाए गए। खासकर जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1960 का, उसका यूज़ किया गया है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसने एक डॉगी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाया है। साथ में देखो मतलब इसने क्यों घसीटा, कहना क्या है, तो आप लोग जब आर्टिकल पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बताया गया है कि ये जो डॉगी इसके घर में बार बार घुस जाता है। तो अब घर में घुस जाता था तो ये परेशान था, और कहना ये भी है ये कि डॉक्टर की बेटी को यहाँ पे डॉगी ने काट लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉगी के साथ में कुछ इस प्रकार की काम किए गए डॉक्टर के थ्रू, ये बात रखी गई। अब देखो ये बात यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई है। फिर उसके बाद में मेंशन ये किया जाता है कि जब डॉक्टर को उल्टा सीधा सा बोलने लगे, कुत्ते को छुड़वाया तो डॉक्टर उनके ऊपर ही चढ़ने लगा, और मतलब एक तरीके से डॉक्टर अपने आप को ही बिल्कुल सही बताने लगा। इस प्रकार की चीज़ें नज़र आई हैं। हालांकि केस दर्ज हुआ, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर कस्टडी में जाता है तो डॉक्टर की पत्नी यहाँ पर पैसे से पूरी तरह से मामले को दबाने की पूरी कोशिश करती है। तो यहाँ तक यहाँ पर ये सिचुएशन चली जाती है। हालाँकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेलिंग्स इन्फॉर्मेशन कवर करी हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर एज अ एग्जांपल यूज़ कर सकते हो क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल को लेकर, है ना, इस टॉपिक के अंदर में। अब देखो कल मैंने आप लोग को डॉग बाइट के बारे में पढ़ाया था कि डॉग बाइट के केसेस बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, उसके ऊपर इनफैक्ट कल एक एडिटोरियल आया था।
तो बहुत सारे लोगों से मैंने सजेशन मांगा था, इनफैक्ट सभी लोगों से मांगा था वीडियो के अंदर कि क्या करना चाहिए। तो कुछ कमेंट देखने को मिले मार देना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डॉग्स को मार दिया जाए, ठीक है ना। देखो यार, एक बात ये देखने को मिलती है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। केरला के अंदर बहुत सारे डॉग को पॉइज़न देकर, जहर देकर मार दिया गया। उसके पीछे का रीज़न यह है कि कुछ कुत्तों ने, मतलब आप कह सकते हो डॉग बाइट करा होगा, कुछ केसेस डॉग बाइट के निकल कर आए जिसकी वजह से सभी कुत्तों को मार दिया जा रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को मार दिया जा रहा है। तो ये आज के टाइम पर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक परमिशन मांगी है कि केरला के यहाँ पर जो भी कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए, ठीक है ना। हालांकि आपको पता होगा कि अभी इन कुत्तों का जो खासकर न्यूज़ इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन कुत्तों को काटने की वजह से रेबीज़ वाले केसेस निकल कर आ रहे हैं। रेबीज़ की वजह से अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ डेथ हुई है कंट्री के अंदर में। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात समझनी होगी, देखो कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको समझनी होगी कि मतलब रेबीज़ की वजह से, अब मान लो जो कुत्ता रेबीज़ से इन्फेक्टेड है उसका ना बिहेवियर थोड़ा चेंज भी हो जाता है, वो यहाँ पर काटना भी शुरू कर देता है। क्योंकि हमने कुछ वीडियोस आते हुए देखे हैं जहाँ पर कुत्ते ने डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर दिया ह्यूमन के ऊपर। तो वो कुछ केसेस ऐसे हैं, सभी केसेस ऐसे नहीं हैं। वो डॉग के बिहेवियर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, यानी कि वो डॉग किस चीज़ से जूझ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करी हैं, उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर डॉग की हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो बहुत सारे डॉग्स ना रेबीज से इन्फेक्टेड हैं। अब रेबीज से इन्फेक्टेड होने के बाद में उनके अंदर साइंटिफिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं कि एक तरीके से उन्होंने काटा है ना इंसान को। लेकिन अब उस काटने से क्या हुआ, जो रेबीज़ है वो इंसान के अंदर इन्फेक्ट हुआ, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, काफ़ी सारी डेथ भी देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह है कि मांग ये की जा रही है कि डॉग्स को मार दिया जाए। अब आपने खुद यहाँ पर इस चीज़ को समझा अच्छे से कि कुछ केसेस निकल कर आ रहे हैं और कुछ केसेस के अंदर कुछ ही कुत्ते ऐसे हैं जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी चक्कर में यहाँ पर सभी डॉग्स को मार दिया जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता ना। और ये बिल्कुल चीज़ भी है, सही भी नहीं है। लेकिन हमने कई केसेस देखे जहाँ पर जहर देकर मार दिया गया, पॉइजन देकर यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स को मार दिया गया, तो वो चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अब ये डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग्स ही काट रहे होंगे, है ना। जो आवारा कुत्ते हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा काट रहे होंगे, इस प्रकार से आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पता है, स्ट्रीट डॉग बाइट के केस से ज़्यादा पेट डॉग के बाइट के केस निकल कर आ रहे हैं। पेट डॉग्स भी यहाँ पर काटते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स का ही मतलब पूरा का पूरा केस देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे केस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लखनऊ का केस था रिसेंटली और गाज़ियाबाद का केस था, उन सब जगह पर जो पेट डॉग्स हैं ना, उन्होंने काटा है। क्योंकि यहाँ पर एक सोल्यूशन ये भी बताया जा रहा है लोगों के थ्रू कि स्ट्रीट डॉग्स को मार देना चाहिए। तो स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ पे मार देना चाहिए। इससे यहाँ पर क्या, जो पेट डॉग के थ्रू बाइट वाले केसेस निकल कर आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखनी होंगी। फिर एट द लास्ट जो पेट डॉग के बाइट के केसेस निकल कर आ रहे हैं ना, उसके पीछे का जो एक कारण आपको देखने को मिलेगा वो है डॉग के प्रति ट्रीटमेंट। जो डॉग का ओनर है ना, उसने किस प्रकार से यहाँ पर डॉग को ट्रेन किया है। तो मैं आपको सारे सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्योंकि कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो मैंने बहुत सारे सजेशन देखे नीचे कमेंट सेक्शन में, जो कि यहाँ पर कुछ सही नहीं थे सजेशन डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो, और कुछ बहुत ही अच्छे सजेशंस थे। देखो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है ना कि डॉग्स के ओनर के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। डॉग का जो ओनर है वो उसको किस प्रकार से ट्रीट कर रहा है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर डिपेंड करती है। जिस तरीके से, जिस माहौल में डॉग ग्रो होगा, उस प्रकार की हैबिट वहाँ पर उसके अंदर रहने वाली है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, डॉग की ब्रीड्स, आपको बहुत अलग अलग ब्रीड्स देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर पिटबुल हो गया, उसके बाद में बुलडॉग हो गया। ये कुछ ऐसी ब्रीड्स है जो कि अग्रेसिव भी नहीं है, अग्रेसिव भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऐसी ब्रीड्स है ना जिनको आप कह सकते हो जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, लगभग 2 महीने पहले जब आर्टिकल कवर किया था, 15 या 16 जुलाई को पढ़ाया था। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पिटबुल की, तो पिटबुल के केसेस सबसे ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो पिटबुल के अंदर एनर्जी ना बहुत ज़्यादा है, ये खुद यहाँ पर एनिमल डॉक्टर्स बता चुके हैं। बहुत हाई एनर्जी यहाँ पर इन डॉग्स के अंदर रहती है, जो भी ये बड़ी बड़ी ब्रीड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इनको प्रॉपरली एक्सरसाइज करवाना, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर है इनको दौड़ाना और बाहर टहलाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है।
अगर आप लोग प्रॉपरली यहाँ पर ट्रीट नहीं करोगे डॉग को, उसको बाहर नहीं लेके गए, घुमाने नहीं लेके गए, कुछ दिनों से घर में यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत दिनों से घर में बंधा हुआ है, बाहर नहीं गया, तो यहाँ पर उस डॉग के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डॉग्स को मार देना ही बिल्कुल सोल्यूशन है। चीज़ों को आपको वाइडर एस्पेक्ट में सोचना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे सजेशन देखे कि हाँ डॉग्स को मार देना एक सोल्यूशन, ऐसा नहीं, आपको ऐसा डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखना है, ठीक है ना, अगर कुछ भी ऐसा आता है तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात थी, कल जब मैंने कमेंट देखे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे बात करना यहाँ पर ज़रूरी था, ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डॉग्स के थ्रू केसेस निकल कर आ रहे हैं और कुछ डॉग्स जो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं वहाँ वाले वो केसेस निकल कर आ रहे हैं, और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी डॉग्स को मार देना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है। करना क्या होगा, आइडेंटिफाई करना होगा उन डॉग्स को जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, उन डॉग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको ट्रीट देना होगा। उनको यहाँ पर आप लोग यहाँ अलग से टैकल कर सकते हो, लेकिन सभी डॉग्स को एक जैसा ट्रीटमेंट देना बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, एथिकल नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी ये वाला केस तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है, जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा था। वीडियो देख के आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इस चीज़ को लिखना। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5K प्लस लाइक का टारगेट होता है जिसको आप डेली बेसिस पर अचीव करवाते हो और आज भी आपको करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हेल्थ का टॉपिक देखने को मिलता है। तो बात की जा रही है ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसका नाम है क्योंझार। तो ये जो क्योंझार है यहाँ पे आप देखोगे आयरन ओर वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत यहाँ पर एक तरीके से रिचनेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी जो बच्चों की हेल्थ है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। आर्टिकल में बोला गया कि आपको कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि ओडिशा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट को टक्कर दे सकते हैं फाइनेंशियल मसल के मामले में। इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन है क्योंझार की। क्योंझार में मतलब फाइनेंशियली बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, आयरन और भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सफ़र कर रहा है चाइल्ड स्टंटेड के केस से, अंडरवेट चिल्ड्रन पर्टिकुलर केस से, एनीमिया प्रेग्नेंट वीमेन वाले केस से। मैं आपको समझाता हूँ एक एक। देखो, एक कंडीशन ये होती है जहाँ पर बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी कंडीशन ये होती है बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। तीसरी कंडीशन होती है वेमेन के अंदर एनीमिया वाला सिचुएशन देखना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की वजह से, उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वेमेन के अंदर जो ये एनीमिया देखने को मिलता है ना, इस एनीमिया का मतलब एग्जैक्टली यह है कि वेमेन के अंदर ब्लड की काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, जो आयरन है उसकी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और मैं आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो है वो डायरेक्टली बताती हैं इंडिया के अंदर हर दूसरी वेमेन को एनीमिया देखने को मिलेगा या हर दूसरी वेमेन एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बात ये की जा रही है कि ओडिशा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है, फाइनेंशियल मसल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आयरन और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ कंडीशन वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बात रखी जा रही है। उसके लिए 2 एग्जाम्पल दिए गए बड़े बड़े, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर एक महिला है जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, उन दोनों बच्चों की डेथ हो गई, फिर तीसरे बच्चे को जन्म दिया, तो कुछ दिन तक वो बच्चा जीवित रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत केयर दिया गया, बहुत ध्यान रखा गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के अंदर वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए इन न्यूबॉर्न बेबीज़ को बचाने में, इस प्रकार की बातें रखी गई हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है देखो हमारे पास में जितनी भी पॉसिबल जो फैसिलिटीज़ थी, टेक्नोलॉजीज़ थी, सभी चीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी ये बच्चे नहीं बच पाए। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब है कि करेंट टाइम पर जो ये डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, यहाँ पर आपको
पूरे देश में जब हम लोग बात करते हैं आयरन ओर की, तो आयरन ओर के रिजर्व्स के मतलब आयरन ओर का पूरा भंडार मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारा फंड वगैरह, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो वेमेंस हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो आज के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे बच्चों का जन्म होते ही यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक फोकस वहाँ पर हेल्थ केयर के ऊपर करना भी ज़रूरी है, उस हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोग एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी बात आती है हेल्थ केयर की कि हेल्थ केयर में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वहाँ पर आप लोग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ को कोट कर सकते हो। एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, करंट न्यूज़ के अंदर है। तो इसको ज़रूर से यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बच्चों की डेथ हुई है, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना स्टेटमेंट में तो दे दिया कि भाई हमने तो पूरी कोशिश करी, हमारे पास में जितनी फैसिलिटीज़ थी हमने सब प्रोवाइड करवाया। लेकिन पता है पेरेंट्स का क्या कहना है? पेरेंट्स का कहना है ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उनके अंदर इनफ डॉक्टर्स हैं ही नहीं, प्रॉपर स्टाफ है ही नहीं जो कि यहाँ पर प्रॉपरली केयर कर सके। तो उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक भी आपको जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर देखने को मिलता है। तो बात ये की जा रही है राइनो के स्टैचू के बारे में। तो आपको ये राइनो के 3 स्टैचू दिख रहे होंगे, 2 बड़े बड़े स्टैचू हैं और एक छोटा सा स्टैचू है। अब ये स्टैचू कह लो या स्टैचू ही कहेंगे वैसे तो यहाँ पर ये जो स्टैचूज़ बनाए गए हैं ना, ये आप कह सकते हो कि किस चीज़ से बनाए गए हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये बनाए कहाँ पे गए हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। ठीक है ना। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो आपको असम में देखने को मिलेगा। सिंपल बात हो गई। देखो असम की न्यूज़ अगर हम लोग बात करें, असम में पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल 21 सितंबर को, 21 नहीं 2021 में लगभग मेरे ख्याल से 22 सितंबर था, 21 या 22 सितंबर में हुआ क्या था, असम ने लगभग 2479 कितना 2479 या फिर आप कह सकते हो 2480 के आसपास जो सींग होते हैं राइनो के, जो गैंडे के सींग होते हैं, आगे आपने देखा होगा जो सींग होता है इस प्रकार से, उस सींग को जला दिया था। कितने सींग जलाए थे? 2479। तो राइनोस के इतने सींग को जला दिया गया था पिछले साल असम के थ्रू। अब इन्होंने जब इन सींग को जलाया तो उन सींग को जलाने के बाद में बहुत सारा ऐश निकला, बहुत सारा राख निकला, और उसी राख के अंदर कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद इन स्टैचूज़ को बनाया गया है। ठीक है ना। तो इन स्टैचूज़ को बनाया गया कैसे? उन राख का इस्तेमाल करके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया 2 बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, एक छोटा स्टैचू है जिसकी हाइट लेंथ वगैरह बताई जा रही है, जो वो आपका काम का नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब इसमें बात समझने वाली क्या है? देखो समझने वाली बात यह है कि पिछले साल ये राइनो के जो सींग हैं वो जलाए क्यों गए थे? क्योंकि बहुत लंबे समय से उन सींग को कलेक्ट किया जा रहा था और पिछले साल 22 सितंबर को जला दिए गए। जलाने के पीछे का रीज़न क्या था? जलाने के पीछे का रीज़न ये था, असम बताना ये चाहता था कि भैया जो ये राइनो का सींग है ना, इसकी कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, यानी कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप कहोगे असम ऐसा ये क्यों बता रहा था? क्योंकि राइनो की जो जान को खतरा है ना, राइनो की जो संख्या लगातार कम हो रही है ना, उसके पीछे का रीज़न इनका सींग है। इनके सींग को लेने के लिए राइनो को मार दिया जाता था। इनके सींग की वजह से राइनो की हंटिंग हो रही थी। इसी वजह से असम ने ये काम किया और बताया कि इतने सारे सींगों को जलाकर बताया ये कि देखो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी मेडिसिनल यूज़ नहीं है, तो फालतू में सींग के चक्कर में आप राइनो को क्यों मार रहे हो, राइनो की हंटिंग क्यों कर रहे हो, जिससे राइनो के प्रति थ्रेट जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप यहीं पर सारी चीज़ क्लियर कर गए होंगे। ठीक है ना। तो जितने भी सींग जलाए गए थे, 2500 से ऊपर, जो 2500 के आसपास जो सींग जलाए गए थे, उन सभी को क्या कर दिया गया है? जो उनका राख इकट्ठा हुआ था, उन राख के अंदर कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर इस स्टैचू को बना दिया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 1 हॉर्न राइनोस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 1 हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाला जो गैंडा होता है, उसकी बात की जा रही है। क्लियर हो गया। नाउ जब हम लोग बात करते हैं राइनोस की,
तो एक बात ध्यान रखना, आज तो वैसे हमारा 25 सितंबर हो गया, जो 22 सितंबर था, अभी 22 सितंबर निकला, 22 सितंबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है ना। तो मैंने आपको सही बताया है, ये पिछले साल 2021 में 22 सितंबर की बात थी। इस दिन यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे पर ये सारे सींग को जलाया गया था असम के अंदर में। जब राइनोसरस की बात की जाती है तो राइनोसरस की आपको 5 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। पाँचों प्रजातियों के नाम ज़रूर से ध्यान रखना, क्या क्या नाम है। एक है सुमत्रन राइनो, देन एक है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, देन एक है ब्लैक राइनो, देन एक है यहाँ पर जावन राइनो, देन यहाँ पर वाइट राइनो। तो ये 5 प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं राइनो की। वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, तो वो है 22 सितंबर। अब इन 5 प्रजातियों वाले राइनो में से हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो कि इंडिया में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल का ये सारा बैकग्राउंड है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलता है, हमेशा ये न्यूज़ में रहता है, हमेशा लगभग 1.5-2 महीने में चर्चा में आता रहता है। 5 प्रजातियाँ राइनो की मैंने आपको बता दिया था, नाम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को इन 5 प्रजातियों का जो IUCN स्टेटस है वो जानना है तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, बहुत खतरनाक, मतलब आज के टाइम पर इसकी जो पॉपुलेशन है पूरी तरह से ख़त्म की कगार पर है। उसके बाद में वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी पॉपुलेशन को खतरा तो है, अभी है ठीक ठाक पॉपुलेशन, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देन जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा खतरे में है ये। सुमत्रन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये भी बहुत खतरे में है, नहीं बचाया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट जो सुमत्रन राइनो है ना, ये पहले मलेशिया में भी पाए जाते थे, लेकिन मलेशिया से ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलेगी ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो देखने को मिलता है, यानी एक सींग वाला गैंडा भारत के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली राइनो की स्पीशी में जितनी भी 5 प्रजातियाँ इसमें से सबसे बड़ी प्रजाति यही वाली कहलाती है। ये आपको देखने को मिलेंगे, घास वगैरह ज़्यादा चरते हैं, मतलब घास वगैरह खाना पसंद करते हैं। घास के साथ जो ट्रीज़, फ्रूट्स, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलर जानवर यानी कि एक सींग वाला गैंडा आपको इंडिया के अंदर तो देखने को मिलेगा ही, असम में, वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा जो इंडिया नेपाल का निचला वाला हिस्सा है जिसको हम लोग इंडो नेपाल तेराई रीजन बोलते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वैसे भारत के अंदर असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पाया जाता है। ये जो असम के अंदर पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 2640 राइनोज आपको देखने को मिलेंगे। 4 एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, यानी असम के अंदर 4 अलग अलग जगह पर, जैसे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इन सभी एरियाज़ में ये राइनोज पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इन सभी मतलब जितने भी पॉपुलेशन राइनो की, इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। वन हॉर्न राइनो का जो IUCN जो स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इसकी संख्या भी यहाँ पर खतरे में तो डेफिनेटली है ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसको फिर भी मारते रहते हैं, इसकी हंटिंग होती रहती है, तो ये और ख़त्म होता चले जाएगा, ख़त्म होता चले जाएगा, फिर एक टाइम पर ये एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और हम लोग विलुप्त होने नहीं देना चाहते, जिस वजह से इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, दैट इज़ वाई IUCN लिस्ट के अंदर डाला जाता है। बाकी आज के टाइम पर इन राइनोज़ को, जो भारत में पाए जा रहे राइनोज़, इनको खतरा क्या है? देखो खतरा यहाँ पर यही है कि इनके सींग की वजह से इनकी हंटिंग की जाती है, मैंने आपको बताया है ना। तो इसी चक्कर में तो यहाँ पे असम ने ये करके दिखाया था, सींग जला के दिखा दिए थे कि भैया इनका कोई यूज़ नहीं है, तो इनके चक्कर में आप राइनोज़ को हंटिंग मत करो, राइनोज़ को मत मारो। क्लियर हो गया? चलो, आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल को अगेन आप लोग GS पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। बात यहाँ पर की जा रही है ओडिशा की। तो ओडिशा अभी क्या कर रहा है, कुछ कैश इंसेंटिव यानी कुछ पैसा प्रोवाइड करवा रहा है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को फॉर मैरिंग आफ्टर 18। यानी कि क्या मतलब समझ रहे हो? मतलब ये समझ रहे हो कि ओडिशा चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओडिशा यहाँ पर काम ये कर रहा है कि देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर 75 ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है या थमी हुई है, पॉपुलेशन कम हो रही है ना। बहुत सारी परेशानियाँ ये लोग फेस कर रहे हैं, इनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। तो हुआ यहाँ पर यह है
कि इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए, उसी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ओडिशा ने यहाँ पर क्या किया, कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा दिए कि आप 18 साल बाद शादी करना, ठीक है ना, यानी कि जब 18 साल के हो जाओगे, 18 साल से ऊपर हो जाओगे तब शादी करो, तब वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में नहीं आएगा। 18 साल से ऊपर के हो जाओगे, शादी करोगे तो आपको उसके बदले में इंसेंटिव दिया जाएगा, अलग से पैसा मिलेगा। तो ये काम यहाँ पर ओडिशा सरकार कर रही है, तो इसको यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल यूज़ करना है, ठीक है ना। बाकी चाइल्ड मैरिज का ओवरऑल स्टेटस क्या है भारत के अंदर वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसमें ये चीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि चाइल्ड मैरिज के लिए ओडिशा ने किस प्रकार से कदम उठाया है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब बात यहाँ पर की जा रही है कितना पैसा प्रोवाइड करवा रहा है। तो ओडिशा ने बोला कि जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना ओडिशा के अंदर में, यहाँ पे इन ग्रुप्स में जो चाइल्ड मैरिज बढ़ रही है इसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे फॉर लेट मैरिज, शादी देर से हो इसके लिए हम लोग आपको 20,000 रुपये प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये जो ऑफ़र दिया गया ये है ओडिशा का PVTG एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर ये ऑफ़र दिया गया। तो ये जो मनी है ये दिया जाएगा कपल्स को मैरिंग आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं कपल्स दोनों, यानी कि फीमेल और मेल, तो तब यहाँ पर ये जो पैसा है वो उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि ओवरऑल चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओडिशा में ऑब्जर्व किया गया कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, यहाँ पर जो शादी है वो 13 से 14 साल के अंदर बच्चों की कर दी जाती है, जो कि बेसिकली चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आता है। और ये जो चाइल्ड मैरिज है ना, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से गर्ल्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस ये किया जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज को या अर्ली मैरिज को डिस्करेज किया जाए, जिसकी वजह से ओडिशा ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कदम उठाया। क्लियर हो गया? तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। जब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की ना, तो इसमें आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे बोंदा ग्रुप, जो आपको बोंडा ग्रुप देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पे बोला गया लगभग 62 जो बोंडा कपल्स हैं उनको यहाँ पर ये इंसेंटिव दे भी दिया गया है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवा दिया गया है। नाउ बात आती है ओडिशा के ट्राइबल्स के बारे में। जब हम लोग बात करेंगे ट्राइबल्स की, इन आदिवासी लोगों के बारे में, तो जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो ओडिशा में आज के टाइम पर हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पूरे देश में अगर कंपैरिजन करें तो ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेट की यानी कि ओडिशा की जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका 22.85% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली आपको देखने को मिलती है ट्राइबल पॉपुलेशन की, ठीक है ना। तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं उसके सबसे ज़्यादा ग्रुप्स आपको आज के टाइम पर ओडिशा में नज़र आते हैं। नाउ इन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स में जब हम लोग बात करते हैं PVTGs के बारे में, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में, तो आपको टोटल 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि ओडिशा में आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं। ओडिशा वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। वैसे तो टोटल 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है पूरे देश में, जिसमें से 13 आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। उन 13 के नाम यहाँ पर एग्जैक्टली दिए गए हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब मैं आपको कुछ इस आर्टिकल का बैकग्राउंड देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए अलग से नोट डाउन करने के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि सर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTGs आखिरकार होते क्या हैं, एग्जाम के लिए क्यों रेलिवेंट है। क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है इश्यूज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, हेल्थ, ये सारे टॉपिक सिलेबस में देखने को मिलेंगे। देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इस ग्रुप को जब बनाया गया था 1973 में, तो इसका नाम पहले PTG हुआ करता था, PVTG नहीं, PTG। PTG मतलब होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो पहले इसका नाम ये हुआ करता था। बाद में साल 2006 में सरकार ने यहाँ पर इसका नाम बदल दिया, PTG से इसको PVTG कर दिया, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बना दिया। तो 1975 में सरकार ने इस ग्रुप के अंदर में टोटल 52 ग्रुप्स को ऐड कर रखा था,
लेकिन बाद में इसमें 23 और ऐड करे गए। तो आज के टाइम पर इन पीवीटीजीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए टोटल कितने पीवीटीजीज़ हैं हमारे पास में, तो टोटल हमारे पास में 75 पीवीटीजीज़ हैं, यानी 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इन 75 में से सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। अच्छा, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम लोग पहचानते हैं, सरकार कैसे यहाँ पर इनको बोलती है पीवीटीजी हैं। पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन थमी पड़ी है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इनफैक्ट पॉपुलेशन कम ही होती चली जा रही है, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। दूसरा, ऐसा ट्राइबल ग्रुप जहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई की चर्चा होती नहीं है वहाँ पर, वो लोग यहाँ पर पीवीटीजी के अंदर में आते हैं। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। जो लोग अभी भी हंटिंग, फूड गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन पर यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं, यानी कि पीवीटीजीज़ के अंदर इस बेसिस पर इनको इंक्लूड किया गया। या फिर आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर हो गया? तो पीवीटीजीज़ की बात हो गई। अब पीवीटीजीज़ में क्या देखने को मिल रहा है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये हमने देख लिया कि हाँ, चाइल्ड मैरिज को टैकल करने के लिए ओडिशा क्या कर रहा है। लेकिन उसके अलावा अब मैं आपको अलग से बताता हूँ कि चाइल्ड मैरिज का स्टेटस ओवरऑल भारत में क्या है, यानी पूरे भारत में चाइल्ड मैरिज को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है, कितने केसेस आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो ये भी सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 में आप इसको लिंक कर पाओगे। जब हम लोग ओवरऑल इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं ना, तो हमारे पास में एक रिपोर्ट आती है यूनिसेफ की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ ने यहाँ पर एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा दिया है और ये बोला कि हर साल लगभग 1.5 मिलियन के आसपास जो गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, उनकी शादी कर दी जाती है। यानी कि 1.5 मिलियन के आसपास हर साल चाइल्ड मैरिज होती है इंडिया में, ऐसा यहाँ पर यूनिसेफ का कहना है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया में आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करें, ये तो जो भी हमने देखा था ऊपर वो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो आप लोग डायरेक्ट सोर्स मेंशन करते रहना कि हाँ, इस सोर्स के अंदर ये बताया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को देखोगे ना, तो जो 5वां वाला सर्वे है ये बताता है कि 23.3% जो वेमेन है उनकी चाइल्ड मैरिज देखने को मिली है। ठीक है ना, उनकी उम्र 18 से कम थी और उसी उम्र में शादी कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर ये जो डेटा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से कम का है। मतलब आपको पता होगा कि जो ये NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सर्वे किया जाता है फैमिली हेल्थ को लेकर। ये आपको सालों के बेसिस पर ये सर्वे आता हुआ नज़र आता है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था, जो कि और भी बहुत पहले आया था, तो उस समय बताया गया कि जो चाइल्ड मैरिज हैं उनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, 26.8% के आसपास चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है। यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो चाइल्ड मैरिज ज़्यादा देखने को मिला करती थी। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के बाद में कुछ सालों बाद 5 आता है, तो 5 के अंदर बताया गया चाइल्ड मैरिज थोड़ी सी कम हो गई हैं। पहले 26.8% थी, अब कम होकर यहाँ पर ये 23.3% हो चुकी हैं। वो बात यहाँ पे रखी गई। क्लियर हो गया? तो ये तो बात के लिए हम लोगों ने गर्ल की। अब चाइल्ड मैरिज में मैन भी तो आता है ना, यानी कि लड़कों की भी तो कम उम्र में शादी हो रही है, 18 से कम उम्र में शादी हो रही है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ने बताया कि जो पुराना वाला था उस समय मैन की बात करें तो 20.3% के आसपास मैन का चाइल्ड मैरिज हो रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें ये कम हो चुका है। मतलब चाइल्ड मैरिज ओवरऑल कम आपको होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार के अंदर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आते हैं चाइल्ड मैरिज के। ठीक है ना। और सबसे कम चाइल्ड मैरिज आपको कौन कौन से राज्य में देखने को मिलेगा लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर आपको आप कह सकते हो कि चाइल्ड मैरिज सबसे कम देखने को मिलती है या लोएस्ट पॉइंट पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। चाइल्ड मैरिज को लेकर ये डेटा अपने पास में आप लोग लिख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज कम कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर। यहाँ पर मैक्सिमम रिडक्शन देखने को मिला है, ऐसा भी ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। अब हमारे पास में क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या कानून हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि चाइल्ड मैरिज को टैकल करते हैं, बाल विवाह को टैकल करते हैं।
तो यहाँ पर पहला आपको मिनिमम एज फॉर मैरिज देखने को मिलेगा, जहाँ पर मिनिमम एज सेट कर रखी है 18 साल यहाँ पर होनी चाहिए लड़की की और 21 साल यहाँ पर होनी चाहिए लड़के की, है ना। तो इस प्रकार से इस चीज़ को सेट कर रखा है। ऐसे ही हमारे पास में अलग अलग एक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, मैरिज एक्ट देखने को मिलेगा 2006 का, और ये यहाँ पर क्या करता है, ये बेसिकली बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने का काम करता है, चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करता है। तो ये था पूरा आर्टिकल और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको लेकर आप नोट्स बना सकते हो। वो सारे नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और जब आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे तो एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को ओपन करना, इस ऐप में यहाँ पर इस PDF को ओपन करना, तो आपको ये येलो कलर के सिंबल्स मिलेंगे। यहीं पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये सारे पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल हैं, इनको आप लोग स्किप कर देना, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। एक आर्टिकल ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है इसरो की। तो इसरो अभी यहाँ पर फोकस कर रहा है रोहिणी RH-200 के लॉन्च के ऊपर। मतलब क्या समझते हैं, ये एक साउंडिंग रॉकेट है। साउंडिंग रॉकेट का काम क्या होता है, ये रॉकेट वो है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा, एटमॉस्फेयर की जानकारी देगा। जो अपर एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर का जो वातावरण है वो कैसा है, उसकी जानकारी यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ कर सकें। ध्यान रखना, साउंड रॉकेट क्यों यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ को करने के लिए। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सप्ताह में जो इसरो है, इसरो आज के टाइम पर होप ये लगा कर बैठा है, एक आशा लगा कर बैठा है कि हम लोग जल्द ही अपना जो रोहिणी RH-200 जो रॉकेट है ना, जिसको हम लोग साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं, इसका 200वां रॉकेट लॉन्च करेगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं अभी आगे पूरा समझाऊंगा। ये जो रॉकेट है लगभग 3.5 मीटर टॉल रॉकेट आपको ये देखने को मिलेगा। RH-200 इसका नाम दिया गया है, और बोला जाता है कि बिल्कुल एक विश्वास करने वाला रॉकेट है। इसरो काफ़ी विश्वास करता है। ये रॉकेट हम लोगों को एटमॉस्फेयर की जानकारी देता है। इनफैक्ट हम लोग एटमॉस्फेयर की स्टडीज़ को करने के लिए, उस पर और ज़्यादा आप कह सकते हो एनालिसिस लेने के लिए हम लोग इस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूज़ में ये क्यों है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो 199 है, यानी 199वां जो लॉन्च है ना, ये होने वाला है। 199वां लॉन्च 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस रॉकेट के 198 लॉन्च तो हम लोग कर चुके हैं एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। 199वां 199th जो लॉन्च होगा वो होगा कहाँ से, अक्टूबर में होगा थुम्बा से, ठीक है। वो बात यहाँ पे रखी जा रही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। साथ ही साथ में बोला गया कि 199 तो चलो हम लोग अक्टूबर में लॉन्च कर देंगे, और साथ ही साथ इसका 200वां यानी 200th रॉकेट भी हम लोग लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे, अक्टूबर के एंड तक लॉन्च कर सकते हैं या नवंबर के स्टार्टिंग तक लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो RH-200 इसको सबसे पहली बार लेकर आया गया था, और यहाँ पर आप कह सकते हो छोटे छोटे स्टेप्स में इसको लेकर आए। काम यही था कि भैया कि हम लोग एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकें, क्योंकि एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए हमारे पास में कोई भी ऐसा रॉकेट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये काम यहाँ पर करता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। बाकी जब बात आती है साउंडिंग रॉकेट की, तो ध्यान रखना साउंडिंग रॉकेट क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है। साउंडिंग रॉकेट का हमेशा से ही इसरो की कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जो पहला साउंडिंग रॉकेट था ना, इसको भी लॉन्च किया गया था थुम्बा से, और वो था अमेरिका नाइक अपाची। अमेरिका नाइक अपाची करके यहाँ पर इसका नाम था। 21 नवंबर 1963 में ये पहला साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और रॉकेट्स लिए, इंपोर्ट करे थे रशिया और फ्रांस से, फिर उसको हमने बाद में लॉन्च किया। फिर बाद में हम लोगों ने खुद अपना रॉकेट बनाया, ये रोहिणी वाला, ठीक है ना। फिर इसको हम लोगों ने लॉन्च किया। क्लियर हो गया। इसी रोहिणी का 200th रॉकेट हम लोग अभी नवंबर की शुरुआत तक लॉन्च कर सकते हैं, वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। क्लियर हुआ। चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अगेन GS पेपर नंबर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपो 2022 है ना, ये होने वाला है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 में ये जो अभी एक डिफेंस एक्सपो होगा, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, मैं भी आपको आगे बताऊँगा। तो वहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के बीच में बातचीत भी होने वाली है डिफेंस के मामले के ऊपर, वो बात रखी जा रही है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो आने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 है, ये अक्टूबर में होगा। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये चलेगा। कहाँ पे होगा, गुजरात के गांधीनगर में।
ठीक है ना। इससे पहले वाला जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ये 2022 वाला गुजरात के गांधीनगर में होगा, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जो इंडिया और अफ्रीका ये दोनों बातचीत भी करने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ आने वाली हैं, कुछ इंडियन ओशन रीजन प्लस जो कॉन्क्लेव वाली कंट्रीज़ है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सभी कंट्रीज़ यहाँ पर आएंगी। अब ये कंट्रीज़ आएंगी, इन कंट्रीज़ के मतलब पार्टिसिपेशन रहेगा इस एक्सपो के अंदर में। तो आखिरकार इस एक्सपो में होने क्या वाला है, देखो इस एक्सपो में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने डिफेंस आइटम्स को दिखाएंगे। जैसे एग्जीबिशन होता है, मेला होता है, वैसे हम लोग अपने जो डिफेंस आइटम्स हमारे पास में आज के टाइम पर प्रेजेंट हैं उन डिफेंस आइटम्स को हम लोग यहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। कंट्रीज़ आएंगी भी, उनको देखेंगी भी, पार्टिसिपेट भी करेंगी उस एक्सपो के अंदर में। पसंद आएगा तो अपना ऑर्डर भी रखेंगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, डिफेंस के मामले में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हुआ। देखो अभी जो ये एक्सपो है जो होने वाला है ये अभी तक हो जाता, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है ना। हालांकि मार्च में इसको रखा गया था, लेकिन उसको पहले पोस्टपोन कर दिया गया ना। फाइनली अब अक्टूबर में यहाँ पर ये होगा। कुछ दिनों बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ दिनों बाद ये पर्टिकुलर डिफेंस एक्सपो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उस समय ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है ना। इसका पर्पज़ यहाँ पर क्या है, इसका पर्पज़ यही है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर शोकेस करेंगे अपने डिफेंस इंडस्ट्री के आइटम्स को, और इंडिया को हम लोग डिफेंस के मामले में ग्रो करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। चलो मैं आपको और डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाता हूँ डिफेंस एक्सपो के ऊपर। डिफेंस एक्सपो एक ऐसा इवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर इस इवेंट को कंडक्ट करती है। इस इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, लैंड, नेवल और एयर तीनों ही जगह से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डिफेंस आइटम्स हैं उन डिफेंस आइटम्स को हम लोग शोकेस करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, आएंगी, विज़िट करेंगी, उन्हें बहुत कुछ पसंद आएगा, वो भारत के सामने अपना ऑर्डर भी रखेंगी, भारत उनका ऑर्डर पूरा करेगा। इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, हम लोग बहुत सारी कमाई भी करने वाले हैं। ठीक है ना। जो ये डिफेंस एक्सपो 2022 का जो एम है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि हम लोग आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से बढ़ा सकें अपने डिफेंस के मामले के ऊपर। हमारा टारगेट ये भी है कि साल 2024 तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हम लोग $5 बिलियन तक का पहुंचा दें। मतलब हमारा टारगेट ये है कि साल 2024 तक हम लोग अपने कंट्री से जो हथियारों का एक्सपोर्ट करेंगे वो $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और उसके लिए जो ये पर्टिकुलर डिफेंस एक्सपो होने वाला है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर बात हो गई। तो ये 12वां एडिशन होगा, ध्यान रखना। इससे पहले 11वां एडिशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। 2020 में ये हुआ था। क्लियर हो गया। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, हम लोग अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये सारी बात आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ खास है नहीं इन आर्टिकल्स के अंदर में, इन आर्टिकल्स को आप लोग स्किप कर सकते हो। वर्ल्ड पेज पर देखोगे तो वर्ल्ड पेज पर भी कुछ भी खास न्यूज़ है नहीं। ईरान के अंदर आपको बता ही दिया है, प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब को लेकर, है ना, वो सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। बाकी आते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। आपको पता है आज संडे है, संडे में साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल में पहला तो यहाँ पर कोविड-19 को लेकर है, इसको स्किप कर सकते हो। दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर है। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा गाय की डेथ हो रही है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। हालांकि आर्टिकल में बताया गया है लंपी स्किन डिजीज़ इवॉल्व कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ से ये बढ़ता हुआ नज़र आया है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो वो चीज़ भी हम लोग समझ लेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले साइंस एंड टेक पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा स्नैपशॉट्स के अंदर में। वो ये है, ये आपको टर्टल का पिक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली सी टर्टल है, समुद्र के अंदर पाया जाने वाला। तो बोला ये जा रहा है एक डेटा के अकॉर्डिंग कि पिछले 10 सालों में जो सी टर्टल पोचिंग है वो 30% से कम हो चुकी है। यानी कि जो हंटिंग करी जा रही थी, मारा जा रहा था, सी टर्टल को पकड़ा जा रहा था, वो यहाँ पर 30% तक कम हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर, जो कि अच्छी बात है, वो यहाँ पर मेंशन कराया गया। देखो बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट है दुनिया भर के अंदर, जो पहला एक एस्टिमेशन आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि बहुत सारे जो सी टर्टल्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे, ये ब्लैक मार्केट के अंदर काला बाजारी यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा की गई है।
बहुत सारे टर्टल्स को इलीगल तरीके से यहाँ पे पकड़ा गया है 1990 से लेकर 2020 तक, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन जो पोचिंग है वो यहाँ पर लगातार कम होती हुई नज़र आई है। अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो शिकार किया जा रहा था वो यहाँ पर काफ़ी कम होता हुआ नज़र आया है। अब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दुनिया भर में वो अच्छी खासा काम कर रही है और अब यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा सा स्टेबल आपको देखने को मिलेगी इन सी टर्टल्स की, ये बात रखी जा रही है। तो मतलब इलीगल तरीके से जो हंटिंग वगैरह कम हो रही थी वो कम होती हुई नज़र आई, जिस वजह से सी टर्टल न्यूज़ में बना हुआ है। तो सी टर्टल के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सी टर्टल की तो अपने आप में यहाँ पर बहुत ह्यूज साइज़ का होता है, बहुत बड़े साइज़ का ये टर्टल देखने को मिलता है, बहुत हैवी होता है, इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। समुद्र के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इस टर्टल की, तो इसके ऊपर बहुत हार्ड सा शेल देखने को मिलेगा। आपको पता है ये कछुए के ऊपर बहुत ठोस सा शेल होता है ऊपर की साइड में, अपर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको यहाँ पे बोला जाता है कैरापेस। उसके बाद जो लोअर सेक्शन होता है कछुए का उसका बोला जाता है प्लास्ट्रॉन। तो ये दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो अपर शेल आपको देखने को मिलेगा वो बहुत हार्ड होता है, बहुत आप कह सकते हो कि जो अलग अलग कछुए हैं वो अलग अलग अपीयरेंस में, मतलब देखने में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। मतलब ये कुछ कछुए का जो ये शेल है वो बड़े साइज़ का या कलर अलग है, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से यहाँ पर वो नज़र आता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। अब बात ये करते हैं सी टर्टल की। तो सी टर्टल की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ध्यान रखना। टोटल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 7 प्रजातियाँ। ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल सी टर्टल, लॉगरहेड सी टर्टल, ऑलिव रिडले सी टर्टल, केम्स रिडले सी टर्टल, लेदरबैक सी टर्टल और फ्लैटबैक सी टर्टल। मैं आपको बता दूं कि जो लगातार न्यूज़ में रही हैं पिछले साल से अगर हम लोग देखें तो इन 7 सी टर्टल की प्रजातियों में से 3 प्रजातियां बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। वो 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ऑलिव रिडले टर्टल, ये आपने बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, हमेशा रहता है, हम लोग कवर करते रहते हैं। फिर उसके बाद में लेदरबैक सी टर्टल, बहुत न्यूज़ में पढ़ा है हम लोगों ने। देन उसके बाद में फ्लैटबैक सी टर्टल। ये 3 सी टर्टल्स है जिसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको यहाँ पर 5 प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। लेदरबैक, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, ग्रीन और साथ ही साथ में ऑलिव रिडलेड वाला टर्टल, ठीक है ना। अच्छा, फ्लैटबैक सी टर्टल भी यार न्यूज़ में था, ठीक है ना, तो आप लोग उसके बारे में एक बार पढ़ सकते हो। फिलहाल ये 5 प्रजातियां आपको कछुओं की देखने को मिलेंगी जो कि भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसमें से ऑलिव रिडले और लेदरबैक वाले जो टर्टल है ना, ये आपको ज़रूर से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर बात करें जो ये सी टर्टल्स आपको देखने को मिलेंगे समुद्र के अंदर पाए जाने वाले ये सारे ही टर्टल आज के टाइम पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है, ठीक है ना। शेड्यूल 1 के अंदर रखने का मतलब है इनको एक रिगोरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। कोई भी इनका मीट वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है, कोई यहाँ पर इनके अंडे वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकता, उस चीज़ के ऊपर बैन लगा रखा है। लेकिन यहाँ पर एक छूट दी गई है कुछ इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि ओंगेस और शोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी अंडमान निकोबार आइलैंड की। तो बोला यह जा रहा है कि इन लोगों को छूट दी गई है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर इन कछुओं का कंजम्पशन नहीं कर सकता, इनका मीट का कंजम्पशन नहीं कर सकता, इनके अंडे का कंजम्पशन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सी टर्टल्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब बात यह आती है कि इन सी टर्टल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी मतलब ये इनका महत्व आपको क्या देखने को मिलेगा आज के टाइम पर। तो सबसे पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंस है ये मैरीन फूड वेब। मैरीन फूड वेब यानी कि देखो फूड चेन को मेंटेन करते हुए चलता है। फॉर एग्जांपल जो सी टर्टल्स हैं आज के टाइम पर, अगर आप लोग एक बहुत बड़ा एक एडल्ट मतलब अच्छा खासा ग्रो हुआ लेदरबैक टर्टल को अगर आप लोग देख लो ना, तो उसका साइज़ 450 किलोग्राम का होता है। 450 किलोग्राम का होता है एक एडल्ट लेदरबैक सी टर्टल का। तो इतना बड़ा, इतना ह्यूज साइज़ का जो ये टर्टल है ना, वो लगभग आप कह सकते हो 300 किलोग्राम तक जेलीफिश खा लेता है हर रोज़। कितना? 300 किलोग्राम जेलीफिश खा लेता है हर रोज़ पानी के अंदर में। ये बात की जा रही है कहाँ की? नोवा स्कॉटिया कनाडा की। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जो जेलीफिश है ना, इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके रख रखी है इस लेदरबैक सी टर्टल ने। तो मतलब फूड वेब के अंदर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नहीं तो बोला ये जा रहा है कि जेलीफिश की जो संख्या है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जेलीफिश अगर नंबर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ जाएँ तो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत नुकसान पहुँचेगा। इनफैक्ट वो जेलीफिश कोस्टल एरियाज़ पर भरपूर मात्रा में पड़ी रहेंगी, और जिसकी वजह से जो टूरिज़्म वगैरह है ना, वो भी बुरी तरह से अफेक्ट होगा। तो आप कह सकते हो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इन कछुओं का, सी टर्टल्स का, जो कि इस जेलीफिश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। फिर उसके बाद में कोस्टल इकोनॉमीज़
यानी कि ये जो आपको देखने को मिलता है ना, जो ये कछुए हैं ना, ये हमारी कोस्टल एरियाज़ के लिए, जो तट वाले एरिया हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर कभी कभी बाहर की अगर हम लोग बात करें तो देखोगे तो इनके एग का कंजम्पशन वगैरह कर लेते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर नज़र आती है। हालांकि यहाँ पर इनके ऊपर रोक लगाई गई है, अभी के टाइम पर जो कंजम्पशन वगैरह है उस चीज़ के ऊपर रोक लगाई गई है। बाकी यहाँ पर क्या है ना, ये जो टर्टल्स हैं वो सी ग्रास, जो समुद्र के अंदर पाई जाने वाली घास है ना, उसको भी खाते हैं। अब उस घास को खाते हैं जो कि एक तरीके से एक बहुत अच्छा तरीका बताया जाता है। इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो सी ग्रास बेड है ना, जो यहाँ पे समुद्र के अंदर आपको घास देखने को मिलती है, वो हेल्दी रहती है, एक मेंटेनेंस लेवल में रहती है। और हेल्दी ग्रास से बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर पहुँचते हैं अलग अलग जगह पर। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सी टर्टल्स के बारे में। ये सी टर्टल्स का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस नज़र आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। ये बात करता है इवोल्यूशन ऑफ लंपी स्किन डिजीज़। जो लंपी स्किन डिजीज़ है जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस प्रकार से यहाँ पर ये डिजीज़ गाय को बीमार करती है। गाय के शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा गांठ पड़ जाती है और बहुत सारे गायों की डेथ हो रही है लगातार। आप कह सकते हो हज़ारों की कगार में गायों की मृत्यु हो चुकी है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। नाउ ये जो लंपी स्किन डिजीज़ आज के टाइम पर देखने को मिल रही है ना, ये कहाँ से निकल कर आई, सबसे पहली बार कहाँ पर देखने को मिली थी, वो सारी बातें इस आर्टिकल में कवर की गई हैं। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। नाउ यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप लोगों को ये सारी बातें जानने को मिल जाती हैं। लंपी स्किन डिजीज़ की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक मतलब ये इसके पीछे का जो कारण है ना, वो एक वायरस है। वो वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। क्या कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से यहाँ पर ये लंपी स्किन डिजीज़ फैलती हुई नज़र आती है। ये वायरस पॉक्सीविराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद में ये वायरस फैलता कैसे है, तो एक गाय से दूसरे गाय में फैलने का कारण यहाँ पर यह है जो भी मच्छर वगैरह है। सपोज़ यहाँ पर एक गाय है ये, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हुआ है। मच्छर ने इसको काटा, इसको काटने के बाद में उड़कर गया, दूसरे गाय को काट लिया, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, लंपी स्किन डिजीज़ फैलता हुआ नज़र आता है। हालांकि लक्षण दिखने में 4 से 14 दिन लग जाते हैं। और ये जो वायरस है ये डायरेक्टली यहाँ पे गाय को अटैक करेगा। उसके जो बॉडी के ऊपर स्किन है, उस स्किन के ऊपर बहुत सारे घाव से हो जाते हैं, बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे जो गाय की भूख है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ना। एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब वो भूख लगती नहीं है, खाना खाती नहीं है, कुछ चारा वगैरह खाती नहीं है गाय, तो उससे यहाँ पर दूध वगैरह भी नहीं दे पाती। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ जाएगा नहीं पेट में तो उससे यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता, जिससे डायरेक्टली आप लोग देखोगे तो मिल्क इंडस्ट्री भी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। लेकिन मिल्क इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी गाय, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डेथ काउंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है अभी लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। राजस्थान के बाद आपको पंजाब, देन गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी और अंडमान निकोबार आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये ऊपर से लेकर बिल्कुल अंडमान निकोबार आइलैंड तक, नीचे तक फैल चुका है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कितने कितने केसेस निकल कर आए हैं राजस्थान, पंजाब से, तो वो बातें बताई गई हैं, वो आपको एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हेल्प नहीं करेंगी। बाकी अब बात ये आती है कि सर लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर हमें चिंता करने वाली बात क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो हमारे गायों की जान जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय यहाँ पर यह आ जाता है कि अब जब गाय कुछ खा नहीं रही हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ से पीड़ित होने के बाद में, तो उससे यहाँ पर उनका जो दूध का प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जा रहा है। और दूध का प्रोडक्शन ख़त्म होगा तो इससे यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से अफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया, इंडिया का जो डेयरी इंडस्ट्री है ना, उस डेयरी इंडस्ट्री के अंदर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मतलब इंडियन डेयरी इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पर लॉस झेल सकती है। आज के टाइम पर इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। ये जो हमसे टैग है ना, ये छीन लिया जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है। इंडिया 2021 के अंदर देखोगे ना, तो भारत ने 2020-21 में लगभग 209 मिलियन टन्स के आसपास जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो किया था। बाकी बहुत सारे जो राज्य आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है। बहुत सारे जो आज के टाइम पर रूरल फैमिलीज़ है, गांव के अंदर आपको बहुत सारे परिवार देखने को मिलेंगे, उन्होंने यहाँ पर 2 या 3 गाय पाल रखी हैं और उसकी वजह से जो पूरा परिवार है वो चल रहा है। यानी कि पूरे फैमिली का जो सोर्स ऑफ इनकम है,
जो आय यहाँ पे आ रही है पूरे फैमिली की, वो बेसिकली इन 4-5 गायों से आ रही है जो उन्होंने पाल रखी है। अब वो भी गाय अगर लंपी स्किन डिजीज़ से पीड़ित होकर मर जाएंगी तो इससे यहाँ पर डायरेक्टली उन रूरल फैमिलीज़ का भी बहुत बुरा हाल होगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बाकी अब ये एक रेलिवेंट पॉइंट है जो कि आपके आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल में बताया ये गया है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ इसका आउटब्रेक कैसे हुआ, ये फैल कैसे रहा है। तो ये जो वायरस है ना, ये वायरस सबसे पहली बार देखने को मिला था जाम्बिया के अंदर। 1929 में सबसे पहली बार ये वायरस फैला था, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में इस साल आप देखोगे तो गुजरात के कच्छ में ये सबसे पहली बार आया। 23 अप्रैल को गुजरात के कच्छ में इस लंपी स्किन डिजीज़ का केस देखने को मिला था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आज के टाइम पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर आप देखोगे नॉर्थ, वेस्ट और साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये बीमारी जो है पूरी तरह से पहुँच चुकी है। क्लियर हो गया, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है लंपी स्किन डिजीज़ से संबंधित। आगे आते हैं। अब यार एक बात देखो, मैंने आप लोगों को ये सारी बातें वैसे बता ही दी हैं। आज का ये आखिरी आर्टिकल है और जो भी हम लोगों ने देखो आज पढ़ा है ना, उसमें जो भी नोट्स हैं वो PDF से ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज के नोट्स काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं। यहाँ पर संडे में आपको बताऊंगा साइंस एंड टेक के अलावा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेपर भी आता है, लेकिन वो आज काम का नहीं है। मतलब वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग पूरे सप्ताह के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो काम की चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो एक लास्ट आर्टिकल आज का वो है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र के बारे में ध्यान रखना, ये क्या है, ये बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। तो लगभग यहाँ पर 50 लोग CBI स्कैनर के अंडर में आ चुके हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर। वो क्या कर रहे होंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पर शेयर कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। देखो इंडिया के अंदर पोर्नोग्राफी की जब बात आती है तो अगर आप लोग एक प्राइवेट स्पेस में पोर्नोग्राफी देख रहे हो या पॉर्न वॉच कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर किसी पब्लिक प्लेस में देखते हो तो वो पूरी तरह से बैन है। साथ ही साथ में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो भारत में पूरी तरह से बैन है। आप लोग प्राइवेट स्पेस में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नहीं देख सकते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, उसको शेयर करना किसी के साथ में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ में शेयर करना, तो वो सब चीज़ें पूरी तरह से बैन है। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी सज़ा है इस पोर्नोग्राफी को लेकर। तो अभी ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस देखने को मिले। उन्हीं पोर्नोग्राफी के केसेस के मामले में अभी क्या किया, CBI ने कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन करी है। लगभग 59 जगह पर, 20 राज्यों में 59 जगह पर ये इन्वेस्टिगेशन करी गई है। और ये कहाँ पर की गई है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी जगह पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो एजेंसी है, जो हमारी CBI है, इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज़ किया, इनको जब्त किया है जिसके ऊपर शक था, जहां पर आपको इस पोर्नोग्राफी का स्टोरेज देखने को मिलेगा या इस पोर्नोग्राफी को जहां से ट्रांसमिट किया गया होगा। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगी। बस खाली ध्यान रखना ऑपरेशन मेघचक्र किस चीज़ से रिलेटेड है। ये बेसिकली यहाँ पर पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस को टैकल करने से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे आते हैं। उसके बाद हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड। शोम्पन ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है, इसका करेक्ट आंसर आपको B देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में ऑलरेडी ही बता दिया है। जो शोम्पन ट्राइब है वो आपको एक तरीके से निकोबार आइलैंड पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।